नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल जुर्म फाइल्स की इस स्पाइन चिलिंग पड़ताल में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां श्रद्धा के साथ मिली है हैवानियत की सबसे डरावनी तस्वीर। ये कहानी है कर्नाटक के मशहूर तीर्थ स्थल धर्मस्थल की, जहां एक ओर आवाजें थी मंत्रों की और दूसरी ओर दबी हुई चीखें उन मासूमों की जिन्हें जिंदा तो कोई सुन न सका, मरे तो धरती ने भी चुपचाप निगल लिया। पिछले कुछ महीनों में नेत्रावती नदी के किनारे घने जंगलों और सुनसान राजमार्गों से एक के बाद एक लाशें मिलनी शुरू हुई, सैकड़ों की संख्या में। क्या ये महज हादसे थे या इनके पीछे था कोई रचा हुआ नरसंहार? कर्नाटक सरकार जागी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट बनाई गई, लेकिन सवाल ये था, क्या कातिल सिट से तेज निकलेंगे और सबूत हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? और तभी सामने आया एक गवाह, एक सफाई कर्मचारी, जिसने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, मैंने 1995 से 2014 तक सैकड़ों लाशें मंदिर परिसर में दफनाई। मुझे मजबूर किया गया इन महिलाओं की जिनके जिस्म पर दिखते थे जुल्म और जबरदस्ती के निशान। और जब उसने बोलने की कोशिश की, उसे धमकियां मिली, परिवार पर हमला हुआ और फिर वो भाग गया। आज वही बना है इस रहस्य को उजागर करने की सबसे बड़ी कड़ी। उसने पुलिस को दिखाया 15 ऐसी जगहें जहां जमीन के नीचे दफन है इंसानियत की लाश। 8 नदी किनारे, 4 सुनसान हाईवे पर, एक वीरान सड़क, और बाकी ये राज अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि कत्ल हुए या हादसे, सवाल ये है कितने हुए, किसने करवाए और क्यों। हाथ जोड़ते इस धर्मस्थान ने क्या अपने भीतर छुपा रखा है एक नरक का दरवाजा? जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो आपको अंदर से झकझोर देगा। धर्मस्थल, या कुछ लोग इसे धर्मशाला भी कहते हैं, में हाल ही में एक चौंकाने वाला और भयावह मामला सामने आया है। यह मामला एक सफाई कर्मचारी, सफाई वाला द्वारा सामने लाया गया, जिसने आरोप लगाया कि उसे सालों तक मंदिर परिसर में सैकड़ों लाशों को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। यह शुरू हुआ 1995 में और बताया जा रहा है कि यह सिलसिला 2014 तक चलता रहा। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि उसे कई महिलाओं की लाशों को जमीन में गाड़ने को कहा गया। ज्यादातर महिलाओं के शरीर पर यौन शोषण और हिंसा के निशान थे। यदि वह इस बारे में किसी को बताता तो उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती थी। जब उसके परिवार पर हमला हुआ तब वह मजबूर होकर धर्मस्थल से भाग गया और आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस को कुछ मास बेरियल साइट्स यानी सामूहिक दफन स्थलों की जानकारी दी जहां लाशें गाड़ियों जाती थीं और ढकी जाती थीं। 31 जुलाई को पहली बार एक जगह खुदाई में इंसानी हड्डियों के सबूत मिले। इससे पहले जो गवाह था उसकी बात सच लगने लगी, लेकिन इसके अगले ही दिन 1 अगस्त की रात को SIT टीम के एक इंस्पेक्टर ने उस गवाह को धमकाया। उसने गवाह से कहा, तू केस वापस ले ले, तूने जो कहा है वो किसी के कहने पर कहा था, अब तू कैमरे के सामने बोल कि सब झूठ है। इस इंस्पेक्टर का नाम है मंजुनाथ गौड़ा। ये घटना SIT के कैंप में एक बंद कमरे में हुई। गवाह से उसकी वकील अनन्या गौड़ा ने ये बात सुनी और SIT टीम के बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर मंजुनाथ गौड़ा ने गवाह को धमकाकर उसके बयान का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। गवाह से जबरदस्ती कहलवाया कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो दबाव में थे और सब झूठा है। अब सवाल यह है कि जब गवाह की सुरक्षा और मामले की सही जांच का जिम्मा SIT पर है, तो अगर उसी टीम का कोई अफसर गवाह को डराए तो जांच कैसे सही चलेगी? वकील अनन्या गौड़ा ने मांग की है कि उस इंस्पेक्टर को SIT टीम से हटाया जाए। पहले SIT ने कहा कि ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन अब जब पूरे सबूत और शिकायत सामने है तो दबाव है कि इंस्पेक्टर को हटाया जाए। 30 जुलाई 2025 इस केस का 5वां दिन है। कल कुछ और जगहों पर खुदाई हुई थी और आज 3 नई जगहों पर खुदाई हो रही है। अभी तक की खुदाई में कई और हड्डियां मिली हैं, जिससे पुरानी घटनाओं की सच्चाई सामने आने लगी है। अब बात उस जगह की, धर्मस्थल, जहां ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये जगह बेंगलुरु से करीब 240 किलोमीटर दूर है और बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ 17वीं सदी से एक मंदिर है जहाँ पूजा पंडित करते हैं, लेकिन प्रशासन जैन समुदाय के हाथ में है।
यहाँ का सारा प्रबंधन हेगड़े परिवार करता है। आजकल वीरेंद्र हेगड़े जी ट्रस्ट के प्रमुख हैं। उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी मिला है। इस परिवार के पास काफी ताकत है, 40 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सामाजिक सेवा। लेकिन 2012 में पहली बार लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। वजह थी 17 साल की एक लड़की सौजन्या, जो एक छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार और हत्या हुई। पहले पुलिस और फिर सीबीआई ने कामचलाऊ जांच की। एक मानसिक रूप से बीमार आरोपी पकड़ा गया, पर 2023 में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यानी असली गुनहगार आज भी नहीं मिला। कुछ लोग जो पहले ट्रस्ट से जुड़े थे, जैसे केस नाइक, रंजन राव, बाद में अलग हो गए और ट्रस्ट के खिलाफ काम करने लगे। इन्होंने एक संगठन बनाया, नागरिक सेवा ट्रस्ट। इनका कहना था कि कई हत्याएं और रेप केस दबाए जा रहे हैं। हाल ही में भीमा नाम के एक सफाई कर्मचारी ने पुलिस व कोर्ट में बयान दिया कि उसने धर्मस्थल के कई इलाकों में जमीन में लाशें दबाई थीं, खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों की। उसके बयान से हड़कंप मच गया। अब साइट की खुदाई हो रही है और कई जगहों से मानव अस्थियां मिल रही हैं। इस केस ने अब पूरे देश का ध्यान खींचा है। मामला इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गया है। कांग्रेस, बीजेपी, सब पर दबाव है कि जांच सही हो। पर सबसे बड़ा सवाल अभी यही है, अगर गवाह को धमकाने वाला एसआईटी अफसर ही जांच में रहेगा तो क्या सच सामने आएगा? कोर्ट, सरकार, मीडिया, सबको अब मिलकर यह देखना होगा कि गवाह को किसी भी तरह का डर ना हो और सच छिपने न पाए। 06 अगस्त 2025 खुदाई का 8वां दिन था। सबकी निगाहें टिकी थीं एक ही जगह पर, साइट नंबर 13। वो जगह जहां दावा था कि सैकड़ों लाशें एक साथ दफन की गई हैं, मास बरियल। ये वही जगह थी जिसकी जानकारी खुद एक सफाई कर्मचारी ने दी थी। उसी व्हिसल ब्लोअर ने, जिसने इंसानी खोपड़ी सबूत के तौर पर पुलिस और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि खुदाई आज साइट नंबर 13 पर नहीं हुई। देर रात सेट की एक इमरजेंसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि 13 नंबर साइट की खुदाई को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए और पहले आसपास की जगहों साइट 13 और साइट 11 पर काम जारी रखा जाए। फैसले की मुख्य वजह थी साइट 11 से की गई हालिया खुदाई, जहां पहली बार 100 से भी अधिक इंसानी हड्डियां मिली और सबसे अहम बात, एक साबुत खोपड़ी बरामद की गई। इसके बाद ये तय हुआ कि 13 की हर परत तक जाने से पहले 11 और आसपास की जमीन को सींचा जाए सच्चाई से। आज खुदाई के दौरान सबसे खौफनाक तथ्य तब सामने आया जब फोरेंसिक टीम ने वही मौके पर मिट्टी के सैंपल और हड्डियों का टेस्ट किया। आपको जानकर दहशत होगी कि मिट्टी और हड्डी दोनों में केमिकल ट्रेसेस मिले, यानी जहरीले पदार्थ। सवाल ये उठता है, क्या जहर देकर कत्ल किया गया या फिर शवों को सड़ने से रोकने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया? आखिर इन कब्रों में जहर की भूमिका क्या है? इन सवालों का जवाब फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इतना साफ है, ये हत्याएं कहीं आम नहीं है। अब बात उस व्हिसल ब्लोअर की जिसने सबसे पहले ये बात सामने लाई। उसने पुलिस, एसपी और फिर मजिस्ट्रेट तक पहुंचकर बताया था कि उसे ये लोकेशन पता है। उसने ये भी कहा कि खुदाई करवा लो, इंसानी हड्डियां मिलेंगी। लेकिन पुलिस की भूमिका इस मामले में कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। 16 जुलाई को सफाई कर्मचारी अपने वकील के साथ तयशुदा लोकेशन यानी नेत्रावती नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन पुलिस आई ही नहीं। एसपी का आधिकारिक बयान आया कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें डर था वो भाग ना जाए या झूठ बोल रहा हो। यानी एक शिकायतकर्ता इंसानी खोपड़ी लेकर ऑफिसों के चक्कर काट रहा है और पुलिस कह रही है कि हमें इस पर भरोसा नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस चाहती थी कि पहले उसकी ब्रेन मैपिंग हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो और फिर खुदाई होगी। अब सवाल ये है, अगर सिट ने 29 जुलाई को खुदाई चालू कर दी तो उसने ये सब टेस्ट क्यों नहीं करवाए? क्या सिट को शिकायतकर्ता की बात पर भरोसा था और लोकल पुलिस को नहीं? अब बात आती है एक बेहद तकनीकी पहलू की, जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये ऐसी तकनीक है जो जमीन के अंदर देखने की काबिलियत रखती है। सेना इसका इस्तेमाल करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस में इसका उपयोग होता है। जिस जमीन में खुदाई करनी हो वहां पहले जीपीआर से देखकर अंदाजा लग जाता है कि कितनी गहराई पर क्या छिपा है, लाशें, हड्डियां, धातुएं, कुछ भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सिट को जीपीआर मशीनें नहीं मिल रही हैं।
वकील मंजुनाथ का दावा है कि जीपीआर मशीन जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिनके पास थी वो अब बहाने बना रहे हैं, पहले से बुकिंग है, उपलब्ध नहीं है। सिट को इन मशीनों के लिए बार बार इनकार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं न कहीं प्रभावशाली लोग नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। जीपीआर से न सिर्फ खुदाई में समय बचता, बल्कि बीते हुए कल का खौफनाक सच आज सामने होता। जो लोग कह रहे थे कि जीपीआर लाकर खर्च क्यों बढ़ाया जाए, वो सुन लें। खुदाई का प्रतिदिन खर्चा लगभग 2 लाख रुपए है। 250 से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। सिट, फॉरेंसिक टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट, मजदूर, पुलिस। सिर्फ खाने पीने का खर्च 35,000 रुपए प्रतिदिन। लॉजिंग और ठहरने का खर्च 25,000 रुपए। मजदूरों की हाजिरी 15 मजदूर 2,000 रुपए, 30,000 रुपए। बाकी टूल्स और लॉजिस्टिक का खर्च अलग। यानी जीपीआर लाकर अगर ये खोज जल्दी खत्म होती तो सरकारी खजाने पर भी थोड़ा बोझ कम होता। अब क्या आगे होगा? साइट 11 और 13 पर खुदाई जारी रहेगी। साइट 13, जिस पर सबकी नजर है, अब कुछ दिन बाद खोदी जाएगी। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जीपीआर मशीन की उपलब्धता पर भी नजर है। वकील का आरोप सेट और सरकारों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये थी वो सच्चाई जो जमीन के नीचे दबी थी, और शायद अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। धर्मस्थल अब सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रह गया, यह अब पूरे देश के लिए इंसाफ और सच्चाई की परीक्षा बन चुका है। हमें उन आवाजों का साथ देना होगा जो सच बोलने की हिम्मत कर रही हैं, चाहे वो भीमा हो, गवाह मिस्टर एक्स हो या उनकी वकील अनन्या गौड़ा। उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। यह थी आज की कहानी हिमाचल जुर्म फाइल्स से, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं हर परत की बात बिना काटछांट पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाते रहेंगे।